आपका AR एजुकेशन पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको मानव भूगोल की जो फर्स्ट किताब है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और आपके इस चैनल संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि आपके काम आने वाला है, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इससे पहले हमने दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देख लिया था, पर्यावरण का निश्चयवाद और संभववाद। आज हम एक महत्वपूर्ण जो अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं वो है नव निश्चयवाद। अब ये क्या है? यानी एक समाज से एक इस प्रकार का जो एक अवधारणा बन गई थी कि किसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है और किसकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी इससे पहले आपने देखा था कि नियतिवाद के अनुसार ये बताया जा रहा था कि प्रकृति सबसे शक्तिशाली है, लेकिन संभववाद के आने के बाद ये देखा गया था कि प्रकृति शक्तिशाली नहीं है, यानी मानव अपने इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो ये एक इस प्रकार की जो अवधारणा है वो सही नहीं लगी, तो इसलिए एक नई अवधारणा आई थी, वो थी नव निश्चयवाद, जिसका जनक है ग्रिफिथ टेलर है। तो इसको थोड़ा याद कर लेना, ग्रिफिथ टेलर को, ये बात महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न पूछा गया कि नव निश्चयवाद का जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने इन दोनों के बीच के अंदर, यानी कहने का बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने इस परिभाषा के अनुसार ये बताया गया था कि न तो प्रकृति शक्तिमान है, न ही मानव शक्तिमान। अगर दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करके यानी कुछ कार्य करें, कुछ बदलाव करें, तो किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने इस अपनी परिभाषा को दर्शाने के लिए उन्होंने 3 रेड बत्तियों का प्रयोग किया, यानी 3 ट्रैफिक बत्तियों का प्रयोग है। जिस प्रकार हमारे जो रोड यातायात की जो 3 बत्तियां लगी होती है, जैसे लाल बत्ती है, पीली बत्ती है और इसके अलावा हरी बत्ती होती है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उसने कहा था कि जब हमें प्रकृति भाई रेड सिग्नल दे दे तो हमें प्रकृति के अंदर जो भी बदलाव है वो रोक देना चाहिए, और जब हमें प्रकृति है हरा सिग्नल दे दे तो हम प्रकृति के अंदर बदलाव कर सकते हैं, अपने संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं और हम कुछ ऐसी जो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पीली बत्ती का मतलब है रुको और जाओ, तो इसलिए इसका दूसरा और नाम है, यानी रुको और जाओ का वाद भी कहा जाता है। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। पहली लाइन नव निश्चयवाद का जनक कौन है? तो नव निश्चयवाद का जनक है ग्रिफिथ टेलर। तो आगे पढ़ते हैं कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम है नव निश्चयवाद, जो दो विचारों पर्यावरण का निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य को मार्ग को परिलक्षित करें, यानी दोनों के बीच की संकल्पना है, यानी उनके बीच का जो एक मार्ग है। उन्होंने इस नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ का निश्चयवाद भी नाम दिया। अच्छा, इसका दूसरा नाम एक और याद करना, इसे नव निश्चयवाद और रुको और जाओ का वाद भी कहा जाता है। ये संकल्पना दर्शाते हैं न तो यहाँ नितांत आवश्यकता है, यानी न तो प्रकृति शक्तिमान है, न ही नितांत स्वतंत्र, यानी न ही ज़्यादा स्वतंत्र, यानी न तो मानव के ऊपर ज़्यादा बंदी से हैं और न ही मानव पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये इस परिभाषा के अनुसार दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का हम अनुपालन करके प्रकृति विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते हैं। जब प्रकृति हमें रूपांतरण की स्वीकृति, यानी जब हमें प्रकृति, यानी उदाहरण के तौर पर ग्रीन सिग्नल दे रही है, तो प्रकृति हमें दे दे तो हम विकास कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि न करती उस संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है। और नव निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। आप इसको याद कर लेना। इसने इसको दर्शाने के लिए 3 ट्रैफिक यानी लाइटों का प्रयोग किया है। लाल बत्ती, जिसका मतलब होता है कि यानी प्रकृति अब हमें बदलावों के लिए मना कर रही है, तो हमें बदलावों को रोक देना चाहिए। और ग्रीन बत्ती है, जब हम प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे रही है, हम अपने विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। और पीली बत्ती का मतलब है तैयार रहिए, यानी प्रकृति कभी भी ग्रीन सिग्नल दे सकती है, रेड सिग्नल दे सकती है। तो ये हमारी एक परिभाषा थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं की ओर चलते हैं। मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण विचारधारा हैं जो बार बार प्रश्न आया हुआ है, यही इम्पोर्टेंट है इनमें से। और
इसमें हमारी विचारधारा के अंदर पहली विचारधारा है। हाँ, एक लाइन ये भी याद रखना कि प्रश्न सीधा आएगा कि 1930 के 70 के दशक में किन 3 नई विचारधाराओं को उदय हुआ था। वो अवधारणाएँ अब ये नई विचारधाराएँ और आ गई थी। तो इसमें देखो सबसे पहले है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। यानी ये विचारधारा क्या कहती है, यानी इसका प्रश्न पूछा गया है, ये लाइन याद कर लेना कि मानव भूगोल के इस विचारधारा संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोग हैं उसके सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी मानव अगर धरती पर आया है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी मानव के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए आवास है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मानव के लिए इसके अंदर ये विषय शामिल किए गए थे। आमूलवादी अथवा रेडिकलवादी विचारधारा, ये विचारधारा क्या कहती है कि मानव भूगोल की इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, यानी निर्धनता यानी जो गरीबी के कारण है, बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए कार्ल मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया। अच्छा, इसको भी याद कर लेना। इस सिद्धांत के अनुसार इन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। समकालिक सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवादी विकास से हैं, तो ये वाली जो विचारधारा थी। और व्यवहारवादी है, मानव भूगोल की इस विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानवीय जातियों, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के दीर्घकाल बोध पर अधिक जोर देती है। उसका मतलब हो गया कि ये विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ जो मानव जातियाँ हैं, यानी व्यवहारवाद यानी व्यवहारों के बारे में बताती है। भाई मानव जातियाँ हैं, प्रजाति है, धर्म है, उस पर आधारित जो समाज है उसके ऊपर क्या देती है, जोड़ देती है। ये आपकी कुछ ये सारणी है, देख लेना और इसके अनुसार याद कर लेना। आगे हम चलते हैं मानव भूगोल की विकास व्यवस्था, यानी जो ये तीसरा हमारा पॉइंट आ गया, मानव भूगोल की विकास व्यवस्था। यानी मानव भूगोल किस प्रकार इसका विकास हुआ, क्या क्या अवस्था रही थी। तो यानी मानव भूगोल एक कैसे विषय के रूप में है। तो देखो सबसे पहले आरंभिक उपन्यास, हाँ इसके थोड़े याद कर लेना। एक तो समय याद कर लेना और एक उपागम याद कर लेना। इसके व्रत लक्षण याद नहीं करना। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि आरंभिक उपनिवेशिक युग के समय उपागम कौन सा था। तो अन्वेषण और विवरण, यानी अन्वेषण मतलब खोजबीन। उस समय मानव है वो नई नई जगहों पर खोज कर रहे थे, अपने यात्राएं कर रहे थे, विवरण प्रस्तुत कर रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे जो विचारक हुए थे। इसके अलावा दूसरा हमारा आया था उत्तर उपनिवेशी। इस समय क्या हो रहा था, प्रादेशिक विश्लेषण हो रहा था। इन प्रदेशों के जगह जगह पर जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया जा रहा था, यानी जो भी है। तो उत्तर उपनिवेशी युग के अंदर प्रादेशिक विश्लेषण है। और इसी प्रकार अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, यानी इसको हम क्षेत्रीय विभेदन है, यानी इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ। यानी जो भी प्रदेश है यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय विभेदन हुए, पहचान हुई, नई नई प्रदेश हमें देखने को मिले। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत के बीच में स्थानिक संगठन मिला, यानी कंप्यूटर और परिष्कृत खगोलीय जो भी थे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 1970 के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, 1970 के अंदर जो 3 उपागम आए थे, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा थे। हाँ, एक और याद कर लेना कि इसका जो संबंध है 1970 के जो उपागमों का संबंध है मात्रात्मक क्रांति से है। इसके मात्रात्मक यानी उदाहरण के तौर पर यानी मानव को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसके आधार पर ये आई थी। 1990 के जो हमारा दशक था उसके अंदर आधुनिक भूगोल का जो हमें देखने को मिली। 1990 के बाद हमारे जो मानव भूगोल है एक आधुनिक भूगोल के रूप में जाने लगी। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक और है, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। इसके अंदर आपको 2 यानी मानव भूगोल के क्षेत्र याद करने और उसके उपक्षेत्र याद करने हैं, सामाजिक भूगोल और एक हमारा आर्थिक भूगोल। देखो सामाजिक भूगोल के अंदर कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं। सबसे पहले हमारा सामाजिक भूगोल के अंदर आता है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, इतिहास भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इस प्रकार से आगे देखते हैं नगरीय भूगोल। और अगला हम पढ़ते हैं राजनीतिक भूगोल, जिसके अंदर निर्वाचन और सैन्य भूगोल। इसको भी थोड़ा याद करें, सीधा प्रश्न आएगा कि निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल का संबंध मानव भूगोल के किस क्षेत्र से हैं, तो आपको थोड़ा याद कर देना है। इसी प्रकार जनसंख्या, आवास है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, एक आर्थिक भूगोल, इसके अंदर बार बार प्रश्न आया। प्रश्न ये आ सकता है कि संसाधन भूगोल का संबंध किस क्षेत्र से है। यहाँ आर्थिक भूगोल का निम्न में से उपक्षेत्र है, सीधा प्रश्न ये आएगा 10 शब्दों में से। तो देखो आर्थिक भूगोल के अंदर कौन कौन से, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें छूट गई हैं वो थोड़ा सा आप देख लेना कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ये याद करना, भौतिक भूगोल के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, भौतिक पर्यावरण। जैसे
जो चीज़ कि मानव ने किसी भी चीज़ों के नहीं बनाई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पर्वत, पठार, मैदान है, ये सभी सारी चीज़ें हैं, भौतिक पर्यावरण है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच के संबंध के मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण एक विश्व के विभिन्न भागों, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के अंदर मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है और मानव कहाँ पर जो वितरण है और उसके घटित होने के कारण वितरण से संबंधित जो कारण हैं और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक भिन्नता यानी मानव के जो सामाजिक है, आर्थिक है, यानी मानव कौन कौन सी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, इन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। और ये एक लाइन और है, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का जो वर्णन है जीवित जीव के रूप में करता है। तो ये हमारा जो प्रथम अध्याय है मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र का हमने अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसके बारे में समझ में जानकारी मिले और आपको इस चैनल पर संपूर्ण विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। जो दोनों किताबें लगती हैं उसका अध्ययन करवाया जाएगा, इसलिए आप इस पर जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो ये अध्याय हैं आपके जीवन में काम आए, आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रश्न बने, यह मैं इससे उम्मीद करता हूँ। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और निरंतर पढ़ाई करते रहे।